अब दोस्तों अपन भीलवाड़ा के किलों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला अपना दुर्ग है वह है बदनौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बदनौर का किला। अगर यह किला कहाँ पर स्थापित है? भीलवाड़ा में। अगर इनके निर्माण की बात करें तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वह मेवाड़ी राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। मेवाड़ी राणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। देखिए, इस दुर्ग में एक कुंभा के द्वारा कुशाला माता मंदिर का निर्माण करवाया गया। कुशाला माता मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? कुंभा के द्वारा। देखिए दोस्तों, एक 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। सारंगपुर का युद्ध होता है किसके बीच में? कुंभा और मालवा एमपी के राजा महमूद खिलजी के बीच में। महमूद खिलजी के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में कुंभा क्या होते हैं? विजयी होते हैं। कुंभा क्या होते हैं? विजयी होते हैं और महमूद खिलजी पराजय होते हैं। और कुंभा के द्वारा इस युद्ध के विजय में चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। देखिए दोस्तों, फिर 1456 में, कब? 1456 में मालवा के राजा महमूद खिलजी एवं गुजरात के शासक का नाम है कुतुबुद्दीन शाह। तो इन शासकों के द्वारा एक संधि की जाती है, जिस संधि को नाम दिया जाता है सांपानेर की संधि। सांपानेर की संधि किसके मध्य होती है? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह और मालवा एमपी के शासक महमूद खिलजी के बीच में कब होती है? 1456 में। संधि का निर्णय यह होता है कि दोनों मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे। तो 1457 में एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है बदनौर का युद्ध। क्या कहा जाता है? बदनौर का युद्ध। और यह बदनौर का युद्ध किसके मध्य होता है? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी, ये दोनों साथ में होते हैं। इनकी संधि हुई है। तो कुंभा वर्सेस, एक तो महमूद खिलजी एमपी के राजा और दूसरे ये कुतुबुद्दीन जो गुजरात के शासक होते हैं, कुतुबुद्दीन शाह। देखिए, इस युद्ध में भी कुंभा है वो विजयी होते हैं। इस युद्ध में भी कुंभा है वो विजयी होते हैं और ये दोनों ही हार का सामना करना पड़ता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा द्वारा दूसरा दुर्ग है बनेड़ा दुर्ग। देखिए, बनेड़ा दुर्ग, इस दुर्ग का अगर निर्माण की बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था सरदार सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार सिंह के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण है वो करवाया गया था। देखिए, बनेड़ा दुर्ग यह वर्तमान स्वरूप में है। किस रूप में है? वर्तमान स्वरूप का मतलब है कि जिस रूप में बनाया गया उसी रूप में ये वर्तमान में स्थित है। और बनेड़ा महल भी बने हैं। बनेड़ा के अंदर क्या बने हैं? बनेड़ा महल भी स्थापित है। देखिए दोस्तों, बनेड़ा के अंदर नग्न मूर्तियां, बनेड़ा में नग्न मूर्तियां मिलने के कारण बनेड़ा को भीलवाड़ा का खजुराहो कहते हैं। तो नग्न मूर्तियां मिलने के कारण इसे भीलवाड़ा का खजुराहो किसे कहते हैं? बनेड़ा को खजुराहो कहते हैं। देखिए दोस्तों, खजुराहो क्या है? एमपी का वह स्थान जहाँ पर नग्न मूर्तियाँ मिली थी। अगर राजस्थान में कहीं पर नग्न मूर्तियाँ मिलती है तो उसको खजुराहो का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर, मेवाड़ का खजुराहो जगत का अंबिका नगर उदयपुर और हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा बारा। इसी प्रकार जैसे अगर आपका क्वेश्चन आता है कि भीलवाड़ा का खजुराहो किसे कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बनेड़ा को। किसको कहते हैं? बनेड़ा को। आगे अपन और मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। तो
मांडलगढ़ दुर्ग या किला कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। अगर इनके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण मांड्या भील और संजना गुर्जर के द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण मांड्या भील और संजना गुर्जर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। लेकिन दोस्तों अगर राजस्थान के इतिहासकार दशरथ शर्मा और गौरी शंकर ओझा की माने तो उनके अनुसार इसका निर्माण है वो अजमेर के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो दशरथ शर्मा और गौरी शंकर ओझा के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण अजमेर के शासकों द्वारा करवाया गया। अजमेर के शासकों द्वारा मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसके अनुसार? दशरथ शर्मा और गौरी शंकर ओझा के अनुसार। देखिए इसी दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? इसी मांडलगढ़ दुर्ग में महाराणा सांगा की 16 खंभों की छतरी भी स्थापित है। तो देखिए मांडलगढ़ दुर्ग में, इस दुर्ग में मेवाड़ के महाराणा सांगा की 16 खंभों की छतरी स्थापित है। कहाँ पर? मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में। देखिए दोस्तों अगर मांडलगढ़ के बारे में और बात करें तो मान सिंह के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की जो घोषणा है, जो हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना है वो कौन से दुर्ग के अंदर बनवाई गई थी? तो वो था मांडलगढ़ दुर्ग। तो अपन कह सकते हैं मान सिंह द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना कौन से दुर्ग में बनाई गई थी? तो वो था अपना मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि अकबर के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना है वो बनाई गई थी मैगजीन का दुर्ग अजमेर। अकबर द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना वो कौन से दुर्ग के अंदर बनवाई गई थी? मैगजीन का किला अजमेर। मैगजीन का किला कहाँ पर है? अजमेर। तो मान सिंह द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना मांडलगढ़ दुर्ग में, अकबर द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना मैगजीन का किला कहाँ पर? अजमेर के अंदर बनाई गई थी। देखिए दोस्तों जो महाराणा प्रताप राणा के रूप में मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ इन दो दुर्गों में कभी प्रवेश नहीं कर पाए, तो महाराणा प्रताप राणा के रूप में कौन? अर्थात महाराणा प्रताप राजा बनने के बाद में, महाराणा प्रताप राजा बनने के बाद में मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए, तो राणा के रूप में महाराणा प्रताप इन दो दुर्गों में प्रवेश नहीं कर पाए। और वो दुर्ग कौन से थे? एक तो अपना है मांडलगढ़ और दूसरा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग, इन दुर्गों में कभी प्रवेश है वो नहीं कर पाए। किसके कारण? क्योंकि इन दोनों दुर्गों पर किसका अधिकार था? मुगलों का अधिकार होने के कारण महाराणा प्रताप इनमें वो राजा बनने के बाद में प्रवेश नहीं कर पाए। अगर अपन बात करें भीलवाड़ा के और दुर्गों के बारे में, जिसमें एक दुर्ग आता है हमीरगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? हमीरगढ़ का दुर्ग। और दूसरा दुर्ग आता है सांगानेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सांगानेर का दुर्ग। देखिए सांगानेर दुर्ग का निर्माण राणा सांगा द्वितीय के द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण है वो राणा सांगा द्वितीय, जिसे संग्राम सिंह सेकंड भी कहते हैं, तो उनके द्वारा सांगानेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। आगे अपन थोड़ी सी मेलों के बारे में बात करते हैं। भीलवाड़ा में प्रसिद्ध मेले फूलडोल मेला, जिसमें सबसे पहला मेला की अपन बात करेंगे फूलडोल मेला, या इसे फूलडोल उत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलडोल उत्सव
या इसे मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेला। देखिए दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में। और यहाँ पर राम सनेही संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र, राम सनेही संप्रदाय का यह बड़ा क्या है? केंद्र है। कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और जहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है उस मेले को अपन क्या कहते हैं? फूलडोल का मेला। देखिए, इस मेले का आयोजन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से, चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक इस मेले का आयोजन होता है। अपन ने राम सनेही संप्रदाय के बारे में पहले बात कर ली है। आगे अपन दूसरे मेले के बारे में बात करेंगे, धनोप का मेला। धनोप माता का मेला। धनोप माता का मेला कहाँ पर लगता है? धनोप भीलवाड़ा। कहाँ पर लगता है? धनोप भीलवाड़ा। देखिए, धनोप है, धनोप को क्या कहते हैं? धनोप भीलवाड़ा। धनोप को राजा धुंध की नगरी भी कहते हैं। धनोप को राजा धुंध की नगरी भी कहते हैं। और इस मेले का आयोजन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक, अर्थात इस मेले का जो आयोजन है वो 10 दिन तक होता है। तो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से 10वीं तक, कब तक? 10वीं तक, अर्थात इस मेले का आयोजन है वो 10 दिन तक होता है। आगे अपन दूसरा मेला की बात करें तो वो है तिलस्वा महादेव मंदिर। वो पर भी कहाँ पर बना है? तिलस्वा महादेव मंदिर कहाँ पर बना है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर बना है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया शिव मंदिर, वो पर भी कहाँ पर बना है? बिजोलिया के अंदर। अब देखिए, एक बड़ा सा मेला जिसे अपन बात करते हैं, त्रिवेणी सौरथ का मेला, जिसे अपन कहते हैं सौरथ का त्रिवेणी मेला। किसे क्या कहते हैं? सौरथ का त्रिवेणी मेला। देखिए, इस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? बिगोद भीलवाड़ा में। कहाँ पर होता है? बिगोद भीलवाड़ा में। त्रिवेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। यहाँ पर क्या है? 3 नदियों का संगम स्थल। और वो 3 नदियाँ कौन कौन सी? बनास, मेनाल और बेडस। देखिए, ये माना कि अपनी बनास नदी है। ये कौन सी नदी है? बनास नदी। और बनास नदी, हाँ, बनास नदी इस संबल नदी के अंदर मिल जाती है। बनास नदी कौन सी नदी के अंदर मिलती है? संबल नदी में। और बनास नदी अगर उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजसमंद में। तो इसका जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। अब देखिए, जो बनास नदी है वो राजस्थान में 3 त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। 3 त्रिवेणी संगम कौन कौन से? एक तो देखिए, यहाँ पर सीप नदी। कौन सी नदी आती है? सीप नदी। और यह क्षेत्र है सवाई माधोपुर में। यह क्षेत्र कौन सा है? सवाई माधोपुर, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। ये जो त्रिवेणी संगम है ये बनता है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। तो एक त्रिवेणी संगम तो यहाँ पर हो गया। कौन कौन सी नदियों का? ये नदी है अपनी बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। बनास, संबल और सीप, इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ पर? एक तो है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। दूसरा देखिए अपने पास में, यहाँ से 2 नदियाँ और आती है। एक तो आती है बेडस, ये नदी हो गई बेडस। और एक नदी यहाँ पर और आती है, इसका नाम है मेनाल। कौन सी नदी है? मेना नदी। और यहाँ पर इनका जो त्रिवेणी संगम बनता है वो त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद भीलवाड़ा में। कहाँ पर बनता है? बिगोद भीलवाड़ा में। तो यह स्थान बिगोद भीलवाड़ा में। और जहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है उस मेले को क्या कहते हैं? सौरथ का त्रिवेणी संगम। इस मेला देखो कब भरा जाता है? यह मेला महाशिवरात्रि को, इसका आयोजन कब होता है? महाशिवरात्रि को। और महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्णा तेरस को। फाल्गुन कृष्णा तेरस को
किसका आयोजन होता है? महाशिवरात्रि का। अर्थात यहाँ पर अब देखिए राजस्थान में जहाँ पर भी त्रिवेणी संगम बनता है वहाँ पर शिव का मंदिर होता है। वहाँ पर किसका मंदिर है? शिव का मंदिर तो होता ही होता है। और वहाँ पर एक मेले का भी आयोजन होता है। तो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर 3 नदियों का संगम, एक तो अपनी ये होगी बनास नदी और बेडस मेनाल। आप इसको याद किस प्रकार रख सकते हो? BMB, बनास, मेनाल और बेडस। बनास, मेनाल और बेडस, इन 3 नदियों का संगम कहाँ पर होता है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। देखिए एक यहाँ पर टोंक के अंदर एक और त्रिवेणी संगम बनता है, वो भी कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। देखिए यहाँ पर एक और नदी आती है, इसका नाम है कोठारी नदी। कौन सी नदी आती है यहाँ पर? कोठारी नदी। देखिए यहाँ पर नदी मिलती है कोठारी नदी। कौन सी नदी मिलती है? कोठारी नदी। और कोठारी नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? ये अपना हो गया बिगोद भीलवाड़ा। और कोठारी नदी पर 3 बांध, जिसके अंदर पहला बांध है वो तो है लड़की बांध। कौन सा बांध है? लड़की बांध। दूसरा बांध जिसे अपन कहते हैं मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध। मेजा बांध का भी निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? कोठारी नदी पर किया गया है। और यहाँ पर एक बांध और बना हुआ जिसे कहते हैं जैतपुरा का बांध। जैतपुरा का बांध। आप इसको याद इस प्रकार भी रख सकते हो कि लड़की मोजा पहन के जूता पहनती है, लड़की मोजा जूते में पहनती है। आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हो। तो कोठारी नदी पर कितने बांध हैं? 3 बांध, लड़की बांध, मेजा बांध और जैतपुरा बांध। ठीक है। अब यहाँ पर नदी मिलती है कोठारी। यहाँ पर 2 नदियाँ और आती हैं। 2 नदियाँ कौन कौन सी? एक तो आती है खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। और यहाँ पर एक नदी और आती है जिसका नाम है डाई। कौन सी नदी? डाई नदी। तो देखिए खारी नदी और डाई नदी जिस स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? बनास नदी में मिलती है। उस स्थान को क्या कहते हैं? बिसलपुर टोंक। बिसलपुर टोंक। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम है। एक तो अपना हो गया ये स्थान, कौन सा? बिगोद भीलवाड़ा, जहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है। और दूसरा बनास नदी का त्रिवेणी संगम डाई और खारी नदी का कहाँ पर? बिसलपुर टोंक में। और इसका तीसरा त्रिवेणी संगम रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। सीप, बनास और ये संबल नदियाँ जहाँ पर मिलती है वहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। तो ये अपने मेलों के बारे में बात की। आगे अपन थोड़ी और बात करते हैं। अब अपन भीलवाड़ा के मंदिर के बारे में बात करते हैं, जिसमें सवाई भोज का मंदिर, देव नारायण जी का मंदिर, उनके बारे में। सवाई भोज का मंदिर, सवाई भोज का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज का मंदिर। तो आसिंद भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर, प्रमुख मंदिर बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, सवाई भोज, इन्हें अपन क्या कहते हैं? गुर्जर समाज के लोक देवता। गुर्जर समाज के लोक देवता, गुर्जर समाज के लोक देवता, गुर्जर समाज के लोक देवताओं के रूप में किसे जाना जाता है? सवाई भोज को जाना जाता है। अब देखिए इनको गायों के रक्षक भी माना जाता है। इनको गायों के रक्षक भी माना जाता है। गायों का रक्षक देवता भी इन्हें कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, यह अजमेर भिनाय के शासक दुर्जन साल से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो यह भिनाय कहाँ पर आया हुआ है? अजमेर में। और भिनाय के शासक दुर्जन साल से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। कौन? सवाई भोज। अगर इनके मेले की बात करें तो इनका मेला भाद्रपद शुक्ला सप्तमी और अष्टमी का भरता है। तो देखिए सवाई भोज का मेला, इनके मेले का आयोजन कब होता है? भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी को सवाई भोज का आसिंद भीलवाड़ा में मेले का आयोजन होता है। अगर दोस्तों दूसरे मंदिर की बात करें तो वो है देव नारायण जी का मंदिर। किसका मंदिर? देव नारायण जी का मंदिर।
और यह मंदिर भी कहाँ पर बना हुआ है? आसिंद भीलवाड़ा में। वैसे तो देवनारायण जी के मंदिर राजस्थान के कोनों कोनों में बने हुए हैं, लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर है वह कहाँ पर बना हुआ है? आसिंद भीलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। देखिए, यह गुर्जर समाज के लोकप्रिय देवता, गुर्जर समाज के लोकप्रिय देवता, गुर्जर समाज के लोकप्रिय, या इसे अपन क्या कहते हैं? लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार भी इन्हें माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। अब देखिए, देवनारायण जी को ईंटों का श्याम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंटों का श्याम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ईंटों की पूजा। तो इनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है, जिनके कारण इनको क्या कहा जाता है? ईंटों का श्याम। क्या कहा जाता है? ईंटों का श्याम भी कहा जाता है, ईंटों का श्याम भी कहा जाता है। दूसरी बात, इनके मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, प्रसाद के रूप में नीम के पत्तों का प्रयोग होता है, नीम पेड़ के पत्तों का प्रयोग। तो प्रसाद के रूप में किसका प्रयोग होता है? नीम के पत्तों का प्रयोग होता है। अब देखिए दोस्तों, जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी की फड़ या पर इनका पड़ या फड़ का भी आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? पड़ का भी आयोजन होता है। और जो यहाँ की पड़ है, यह सबसे लंबी पड़ मानी जाती है। देवनारायण जी की जो पड़ है वो सबसे लंबी पड़ मानी जाती है। तो देवनारायण जी की पड़ सबसे लंबी मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इनका जो पड़ का आयोजन होता है, इस पड़ के आयोजन में जो इसका आयोजन करते हैं वह जंतर वाद्य का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के वाद्य का प्रयोग करते हैं? जंतर वाद्य का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बात करें कि सबसे लोकप्रिय पड़ किसके, तो सबसे लोकप्रिय पड़ के अंदर आता है पाबूजी। लोकप्रिय पड़ किसकी है? पाबूजी की। और पाबूजी की पड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? रावण हत्ता। ध्यान रखना, यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाबूजी की पड़ में वाद्य यंत्र, तो वो है अपना रावण हत्ता। और देवनारायण जी की पड़ में किस प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? जंत्र वाद्य यंत्र का। सबसे लंबी पड़ देवनारायण जी की, सबसे लोकप्रिय पड़ तो वो है पाबूजी की, वो है पाबूजी की। जैसे पाबूजी को राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का भी इनको श्रेय मिलता है। अब देखिए दोस्तों, पड़ क्या होती है? फड़ या फिर पड़ क्या होती है? एक खादी वस्त्र। क्या है? एक खादी वस्त्र जिस पर देवताओं की लीलाओं का चित्रांकन किया होता है और उन चित्रांकन के अनुसार उनका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि खादी वस्त्र पर देवताओं की लीलाओं का क्या होता है? चित्रांकन होता है। और सर्वाधिक जो देवताओं की लीलाओं में चित्रांकन है, वो भी चित्रांकन किसका है? देवनारायण जी का सर्वाधिक है। वो क्या है? चित्रांकन भी है। इनकी सबसे लंबी फड़ है। इनकी फड़ में जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। लोकप्रिय फड़ की अगर बात करें तो वो है अपनी पाबूजी। इसकी फड़ है? पाबूजी की फड़ है। और पाबूजी की फड़ में रावण हत्ता का प्रयोग होता है। आगे अपन थोड़ी सी और बात करते हैं हुर्डा सम्मेलन के बारे में। अब अपन बात करते हैं हुर्डा सम्मेलन के बारे में। किसके बारे में? हुर्डा सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? हुर्डा नामक स्थान। और हुर्डा नामक स्थान कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। एक अपन ने बात नहीं की थी, वो देवनारायण जी पर डाक टिकट, भारत सरकार द्वारा इन पर डाक टिकट जारी किया गया था। वो कब किया गया था? 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी पर डाक टिकट है वो जारी किया गया था। ठीक है, देखो हुर्डा सम्मेलन जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था?
हुरडा नामक स्थान पर, और ये हुरडा नामक स्थान कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, और इसका आयोजन भीलवाड़ा में। देखिए इसका कारण क्या था? इसका आयोजन करने का जो कारण था वो था मराठों से सुरक्षा प्राप्त करना। महाराष्ट्र के मराठों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रकार के आयोजन का सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे अपन कहते हैं हुरडा सम्मेलन। देखिए अगर बात करें इनका आयोजन करता कि इनका आयोजन है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो इनका आयोजनकर्ता के रूप में जाना जाता है जयसिंह द्वितीय को। किनको? जयसिंह द्वितीय को आयोजनकर्ता कहते हैं। और देखिए इनकी अध्यक्षता, इस सम्मेलन की अध्यक्षता है वो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा की जाती है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड द्वारा इसकी क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। लेकिन इसका परिणाम क्या रहता है? परिणाम यह सम्मेलन है वो असफल हो जाता है। यह सम्मेलन है वो क्या होता है? असफल। असफल क्यों होता है? क्योंकि जयसिंह द्वारा गुप्त रूप से मराठों से संधि कर ली जाती है, जिसके कारण ये जो सम्मेलन है वो क्या होता है? असफल हो जाता है। देखिए जयसिंह की बहन अमर कंवरी द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों को बुलाया जाता है और राखी भेजी जाती है। किनके द्वारा? जयसिंह द्वितीय की बहन, जिनका नाम क्या है? अमर कुंवरी। अमर कुंवरी द्वारा मल्लाराव होलकर को, मल्लाराव होलकर को, तो मल्लाराव होलकर को राखी भेजी जाती है। किसके द्वारा? अमर कुंवरी के द्वारा, और राखी भेजी जाती है। इनको निमंत्रण दिया जाता है। दूसरी बात सुनिए कि मराठों का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से होता है? बूंदी से। राजस्थान में मराठों का प्रवेश कहाँ से होता है? बूंदी से। ये तो होगी मराठों के बारे में बात। दूसरी अपन अगर बात करें भीलवाड़ा के नृत्यों के बारे में, तो इनका एक प्राचीन समय का नृत्य प्रसिद्ध है, जिसे नाहर नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाहर नृत्य भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस नाहर नृत्य का आयोजन है वो शाहजहाँ के समय यह प्रसिद्ध हुआ था। यह शाहजहाँ के समय प्रसिद्ध हुआ, या शाहजहाँ जब भी मेवाड़ या इस क्षेत्र में पधारते तो उनका खुश करने के लिए किस प्रकार के नृत्य का आयोजन किया जाता था? नाहर नृत्य। देखिए इस नृत्य के अंदर क्या होता है? पुरुष होते हैं, वो पुरुष अपने शरीर पर रुई चिपकाकर, क्या? अपने शरीर पर रुई चिपकाकर एक विशिष्ट नृत्य का आयोजन करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? नाहर नृत्य कहते हैं। इसे देखिए नाहरों का स्वांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें नाहरों का स्वांग भी कहा जाता है। किन्हें? नाहर नृत्य को। और ये शाहजहाँ के समय प्रसिद्ध हुआ था, और इसमें पुरुष है वो अपने शरीर पर रुई चिपकाकर एक नृत्य का आयोजन करते हैं। दूसरी अगर बात करें कलाकार के बारे में, तो जिन्हें बहरूपिया कलाकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहरूपिया कलाकार। देखिए बहरूपिया क्या होता है? बहरूपिया कलाकार के रूप में जाना जाता है जानकीलाल भांड को। किसको जाना जाता है? जानकीलाल भांड को। जानकीलाल भांड को। देखिए बहरूपिया कलाकार क्या होता है कि अपना बार बार रूप बदलता है, अपना बार बार रूप बदलकर लोगों का मनोरंजन करता है, लोगों को हंसाता है। ऐसे कलाकार क्या कहलाते हैं? बहरूपिया कलाकार। और जिनके रूप में किसको जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार है ये, जिन्हें जानकीलाल भांड कहते हैं, जिनका नाम जानकीलाल भांड है। और देखिए यह लंदन में मंकी मैन से प्रसिद्ध है। किससे प्रसिद्ध है? मंकी मैन से, या मंकी मैन से भी ये प्रसिद्ध है। कौन? जानकीलाल भांड। ये बार बार अपना रूप बदलते हैं, कभी बंदर बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, और लोगों का क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। दोस्तों एक और बात की जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना, वनस्पति घी का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? भीलवाड़ा में। कब स्थापित किया गया था? 1964 में। कब स्थापित किया गया था? 1964 में। देखिए वनस्पति घी क्या होता? घी दो प्रकार का, एक होता अपना देसी घी जो गाय, भैंस
उनसे प्राप्त होता है। और दूसरा घी देसी घी, और जिसे अपन कहते हैं दूसरा घी वनस्पति घी। कौन सा घी? वनस्पति घी, जो विभिन्न प्रकार के तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके उनसे बनाया जाता है। उनका जो सर्वप्रथम कारखाना वो राजस्थान में कहाँ पर डाला गया था? भीलवाड़ा के अंदर। कब? वो 1964 के अंदर। अब देखिए जो ये वनस्पति घी है इसे ग्रामीण क्षेत्र में लोग डालडा घी कहते हैं। क्या कहते हैं? डालडा घी। डालडा घी के नाम से भी जानते हैं। डालडा घी यही अपना वनस्पति घी है। इस घी के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। इसमें कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे डालडा घी भी कहते हैं। और इस घी का ये अपने शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। इनका उद्योगों के अंदर रासायनिक रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगर अपन थोड़ी सी और बात करें तो भीलवाड़ा में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भी स्थापित किया गया है। भीलवाड़ा में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भी स्थापित कहाँ पर किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। कुछ मंदिर पीछे रखे, इसमें हरणी महादेव मंदिर। हरणी महादेव मंदिर भी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में हरणी महादेव मंदिर। दूसरा मेंढकी महादेव मंदिर। मेंढकी महादेव मंदिर। और बारह शिवालय। और क्या है? बारह शिवालय। ये भी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में ही स्थित है। दोस्तों भीलवाड़ा को अपन तालाबों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भीलवाड़ा को अपन तालाबों की नगरी भी कहते हैं। तो तालाबों की नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर तालाबों से सिंचाई कहाँ पर होती है? भीलवाड़ा में होती है। दूसरी अगर बात करें भीलवाड़ा में खनिज की, तो भीलवाड़ा में सर्वाधिक कौन से खनिज का उत्पादन होता है? वह है अपना, खनिज की बात करें तो अभ्रक। कौन सा खनिज है? अभ्रक। भीलवाड़ा में सर्वाधिक अगर खनिज की बात करें तो अभ्रक का उत्पादन होने के कारण भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्रक नगरी भी कहते हैं। और भीलवाड़ा में अभ्रक से निर्मित तापरोधी ईंटों का भी निर्माण होता है। तो तापरोधी ईंटों का निर्माण भी कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। अगर दूसरी बात करें भीलवाड़ा में लव गार्डन, एक गार्डन स्थापित किया गया था 1984 के अंदर, जिसे क्या कहते हैं? लव गार्डन। तो लव गार्डन का भी स्थापित कहाँ पर किया गया है? भीलवाड़ा में 1984 में। दूसरी अगर बात करें अंगीगेर। अंगीगेर कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। देखिए दोस्तों अगर मैं लिखूं कि आंगी बांगी गैर, क्या अगर मैं लिखता हूं आंगी बांगी गैर तो अपना हो जाएगा कनाना बाड़मेर। क्या हो जाएगा? कनाना बाड़मेर। लेकिन केवल लिखता हूं आंगी गैर तो ये भीलवाड़ा, और आंगी बांगी गैर क्या है? ये हो जाएगी अपनी कनाना बाड़मेर की। तो दोस्तों आज हमने भीलवाड़ा जिले के इतिहास, इनकी कला संस्कृति, इनकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आगे अपन एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।